प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को कृमि कुठार रस जो है उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। कृमि कुठार रस आप लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छी दवाई है। जब वर्म्स हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं और यह कृमि की संप्राप्ति को किस तरह से भंग करती है, ये सारा हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कृमि कुठार रस जो रहता है ना, इसमें दो शब्द बनाए हैं, कृमि और कुठार। कुठार का मतलब होता है कि कुल्हाड़ी। जैसे कुल्हाड़ी से कोई भी चीज को हम लोग कुरेद कुरेद के निकालते हैं, कोई भी चीज को या लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम होता है। उसी तरह से सेम सेम टू सेम कृमियों को निकालने का काम कृमि कुठार रस करता है। तो इसके ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट बताए। जैसे कि भेषज रत्नावली नाम का ग्रंथ देखेंगे तो उसमें कृमि रोगाधिकार में कृमि कुठार रस का कुछ अलग कंटेंट्स बताए हैं। अगर आप लोग आयुर्वेद सार संग्रह देखेंगे उसमें थोड़ा सा कुछ अलग कंटेंट्स है। फिर महाराष्ट्र में एक बहुत प्रचलित बुक है औषधि गुणधर्म शास्त्र। जो बुक है वो वैद्य गुणेश शास्त्री जी का है, उसमें कुछ अलग पार्ट है। तो अलग अलग पार्ट है, सारे कृमि कुठार रस से ही बनते हैं। तो जो लोग कंपनी वाले जो रहते हैं वो अलग अलग ग्रंथों के संदर्भ से कृमि कुठार रस बनाते हैं। तो मैं कृमि कुठार रस का जो पाठ है, रस चंडांशु नाम का जो ग्रंथ है जो ज़्यादा प्रचलित है, उसका मैं बताता हूँ। फिर आयुर्वेद सार संग्रह में क्या कंटेंट्स है वो अब मैं बताता हूँ। और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कृमि कुठार रस किस तरह से कृमियों के लिए बेस्ट दवाई है। और आप लोगों को ना एलोपैथी का एल्बेंडाजोल मेबेक्स टैबलेट या डिवॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद का कृमि कुठार रस या कृमि मुद्गर रस ये अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो कृमि कुठार रस के बारे में ऐसा बताया गया है कि रस चंडांशु नाम का बुक में ऐसा बताया है कि कर्पूरम चाष्ट भागम च कोष्ठश्चैक भागिकः तत्समानं त्रयमाणम अजमौदम विडंगकम हिंगुलम विषभागम च तत्समानं च केसरम सर्वं दृढ़ं च सम्मर्द्य भृंगराज रसस्तथा पलाशबीजं सम्मिश्र उन्दरी रसभावितं ब्राह्मी रसं ततो दत्त्वा सिद्ध्यत् कृमि कुठारकः वल्लमात्रं वटिं कुर्यात् धिमा देम समन्विताम कुर्यात् कृमि विनाशनम च सर्वश सप्तभिर्दिनैः। इसका मतलब यह है कि कपूर लेना है। जो कपूर हम लोग आरती में करते हैं उसी तरह से भीमसेनी कपूर जो रहता है वह 8 भाग ले लेना है। फिर इंद्र 1 भाग ले लेना है। फिर त्रायमाणा नाम की वनस्पति है वह लेना है। सारी कृमिघ्न दवाइयां हैं। तो इसमें देखिए इंद्र भी है, वो भी कृमिघ्न बताया है। कपूर भी कृमिघ्न बताया है। फिर त्रायमाणा भी कृमिघ्न है। अजमोदा जो अजवाइन रहता है वह भी कृमिघ्न है। वाय विडंग जो रहता है, विडंग कृमिघ्न गण में चरक में बताया है। फिर हिंगुल बचनाक नागकेशर, ये सभी को एक एक भाग ले लेना है। और इसको ना जो भृंगराज रहता है, भृंगराज के रस की भावना देनी है। उसके बाद में जो पलाश का बीज होता है उसका चूर्ण ले लेना है और उसको मिला देना है। पहले क्या क्या है क्रम से देखिए, पहले कपूर लेना है 8 भाग, इंद्र 1 भाग, और फिर त्रायमणा, अजमोदा, वायविडंग, हिंगुल, वच्चा, नागकेशर, ये सबको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद भृंगराज रस की भावना देनी है। वह जब भावना देने के बाद वह जब सूख जाए, ऐसे घुटते घुटते, फिर उसमें फिर पलाश बीज का चूर्ण डालना है। यह क्रम अगर फॉलो किया जाए तो कृमि कुठार रस बहुत ज्यादा गुणकारी बन जाता है। तो पलाश बीज का चूर्ण डाल के फिर उसके बाद में उंदरी नाम का जो रस वनस्पति रहता है उसका स्वरस डाल के उसकी भावना देके फिर उसके बाद ब्राह्मी जो वनस्पति होती है उसके रस की भावना देनी है। फिर यह जब भावना दे दे के वो सूख जाएगा, पूरा शुष्क हो जाएगा, फिर उसको क्या करना है कि 1 से 2 गुंजा प्रमाण की गोलियां बना देनी है और उसको योग्य अनुपान के साथ देना है। तो अनुपान जो रहता है विडंगा रिष्ट रहता है, कृमिघ्नगण का काढ़ा रहता है, फिर करंज का काढ़ा, यह सब का काढ़ा के साथ दे सकते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसका मात्रा कैसा है तो 1 से 2 गुंजा तक। यह एक रस चंडांशु में जो योग बताया है वह मैंने बता दिया। अब आयुर्वेद सार संग्रह में कृमि कुठार रस है वह उसमें क्या है, तो यह आयुर्वेद सार संग्रह में यह रस कल्प है। अभी हमने जो पढ़ा था उसमें सारी वनस्पतियां थी, हर्बल ड्रग्स थे, लेकिन यह रस कल्प है। तो इसमें शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, इसकी कज्जली बनाने के लिए बोला है आयुर्वेद सार संग्रह के हिसाब से। फिर वायुवडंग लेना है, शुद्ध हिंग लेना है, इंद्रियव लेना है, वचा लेना है, कंपिलक लेना है। ये सारे, कंपिलक भी एक कृमिघ्न है। करंज लेना है और इसको ना, करंज का ना अंदर का बीज जो रहता है उसको सेक के अंदर का जो मज्जा रहती है वह निकाल लेना है। उसके बाद में पलाश का बीज लेना है। अनार के फूल, अनार के मूल की छाल, अनार जो दाढ़िम होता है ना अनार, उसका मूल की छाल भी रहती है, वो कृमिघ्न रहता है इसलिए वो डाला है। सुपारी डाला है, डिके माली डाला है और छिला हुआ लहसुन डालना है, सोनचर नमक,
मतलब सॉर्वरचल नमक जो रहता है वह लेना है, अजवाइन का सत्व लेना है, यह सबको मिक्स करके कपड़चन चूर्ण कर लेना है। और इसमें कुमारी के रस की भावना देनी है। पहले वाला पार्ट था उसमें भृंगराज रस की भावना थी, फिर उसके बाद में पलाश बीज डालने के बाद उंदरी रस की भावना, वहां का थोड़ा सा डिफरेंस है और इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कुमारी रस की भावना देनी है, 3 बार भावना देकर घुटाई करनी है, और फिर गोली बनने के बाद 3-3 रत्ती की गोलियां बना के रख देना है। अब ये जो इन दोनों दो तरह की दवाइयां हैं, कृमि कुठार रस दोनों को बोलते हैं, लेकिन काम जो रहते हैं ना वह कृमि को ही नष्ट करना है। कैसे काम होता है वो मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। तो कृमि रोग जो है वो आयुर्वेद में चरक संहिता देखेंगे, सुश्रुत संहिता देखेंगे, वाग्भट संहिता देखेंगे, तो उसमें 20 प्रकार के कृमि रोग बताए हैं। तो आप लोग को पता है कि कफज कृमि होते हैं, फिर रक्तज कृमि होते हैं, फिर उसके बाद में पुरीषज कृमि होते हैं। यह जो 4 टाइप बताए हैं, तो ये जो कृमि रहते हैं ना वो अलग अलग छोटे बड़े गोल लंबे अलग अलग तरह के शरीर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुछ कृमि जो रहते हैं वो दिखाई देते हैं, मतलब वो दृश्य होते हैं, और कुछ कृमि जो रहते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनको लेंस से देखना पड़ता है। या फिर वो ना माइक्रो वहां से कुछ चीज लेके बायोप्सी जैसा करके, और फिर हम लोग अगर सूक्ष्म यंत्रों से देखेंगे तब हमें दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म रहते हैं, तो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो कृमि रोग के वजह से कृमि अगर पेट में हो गए तो रक्तज भी हो सकते हैं, पुरुषज भी हो सकते हैं, कफज भी हो सकते हैं। तो इनके वजह से अलग अलग व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें निमित्त कारण जो रहता है वो कृमि रोग ही रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि मल संचिति बहुत ज्यादा हो गई, जैसे लोग ना लेट उठते हैं, बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं कि सुबह ना पेट साफ नहीं होता उनका, रात को बहुत ज्यादा हैवी खाना खा के और सो जाते हैं, सुबह पेट साफ नहीं हो रहा है और बच्चों में मल संचिति बहुत ज्यादा हो रही है, तो कृमियों के लिए यह जगह बन जाती है। और बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, फिर बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो वहां पे कृमि रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कफज कृमि, पुरुषज कृमि, और भी जितने रहते हैं ना उसमें क्या रहता है, कफज और पुरुषज कृमि के सिम्टम पहले देखिए। मैं कृमि रोग पे बहुत एक अच्छा सा लेक्चर लूंगा, उसके सिम्टम कैसे रहते हैं, हेतु क्या रहता है, उसकी संप्राप्ति कैसे रहती है, और किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, वो मैं बाद में लूंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कफज कृमि और पुरुषज कृमि जो रहते हैं, कफज कृमि मतलब कफ दोष से दुष्टि होने की वजह से जहां पर भी म्यूकोजल लाइनिंग है, जहां पर भी श्लेष्मल कला है, जैसे हमारा जो माउथ है वहां पे है श्लेष्मल लाइनिंग, मतलब म्यूकोजल मेम्ब्रेन, इसोफेगस में है, स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब पूरा जीआईटी ट्रैक्ट में है। तो जहां जहां कफज कफ का ये है, कफज का जो लेयर है, मतलब म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहां वहां पे कफज कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। और पुरुष में जो होते हैं उत्पन्न उसको पुरुषज कृमि बोलते हैं। इनकी वजह से अतिसार होता है, कोष्ठशूल होता है, फिर कभी कभी ना अग्निमंद बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से अलग अलग और भी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे पेट दर्द बहुत ज्यादा रहता है, बच्चे जो रहते हैं ना वो हर समय रोते रहते हैं कि हमें ना पेट में कुछ काट रहा है। और कभी कभी वो लोग ये मोशन पास करने जाते हैं ना, तो उनके गुद भाग में भी कृमि जो रहते हैं वो काटते हुए ऐसे बाहर निकलते हैं। और बहुत बड़े बड़े टेप वर्म, हुक वर्म, रिंग वर्म, अलग अलग तरह के ये वर्म्स रहते हैं जो निकलते हैं उनको। तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत पेट दर्द होता है, कुछ काटने जैसा होता है, फिर जब वो यूरिन पास करते हैं तो ऐसे ही कांपते रहते हैं, दांत किटकिटाते हैं रात को सोते टाइम। फिर उसके बाद में उनका अतिसार का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसके बाद में वात रोग, जॉइंट पेन वगैरह होने लगते हैं। और इनके वजह से, और ये क्या होते हैं ना कि जितना लंबा कृमि रहेगा उतना ज्यादा व्याधि होगा। अगर छोटे छोटे कृमि रहेंगे तो ज्यादा खून पिएंगे, छोटे छोटे रहेंगे तो कम खून पिएंगे शरीर में, अगर ज्यादा रहेंगे तो वो अग्निमंद भी करते हैं और वो ज्यादा मतलब ग्रोथ होने नहीं देते हैं। तो इस तरह से ना, अगर शंका भी आ रही है कि कृमि है या नहीं है, उसमें अगर कृमि कुठार रस दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो कीड़े होते हैं वो पेट से मर के निकल जाते हैं। उसके बाद में सूक्ष्म यंत्रों से अगर देखें तो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत छोटे छोटे कृमि हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि पांडु रोग हो जाते हैं, जो बहुत सूक्ष्म कृमि रहते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, तो उससे पांडु रोग होता है, मतलब खून की कमी होती है, क्योंकि वो पूरा रक्त पी लेते हैं, तो एनीमिया जैसे कंडीशन आ जाता है, पांडु रोग हो जाता है, फिर अतिसार हो जाता है। फिर कभी कभी आंखों के जो पलके हैं ये पूरे ना सूज जाते हैं बच्चों में। उसके बाद में यहाँ अगर कृमि हो गए छोटे 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 छोटे, वो लेंस से दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह से ये आंखों के ऊपर सूज जाता है, कान के ऊपर सूज जाता है, फिर हाथ और पैर ये भी सूज जाते हैं, फिर नाभि भी सूज जाता है, वहां पे स्वेलिंग आती है। जो मेहन है,
मतलब पेनिस जो है पुरुष बच्चों का जो रहता है पेनिस, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। और कभी कभी जो मल त्याग होता है उसमें रक्त आने लगता है, आंव पड़ जाता है। उसके बाद में मल प्रवृत्ति जो होती है वो भी अपाचित होती है, आधा कच्चा आधा पक्का, ग्रहणी जैसे भी सिम्टम आते हैं कभी कभी। ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और ये सारे कृमि कोष्ठ अगर रहे, मैंने एक बार एक बच्चे का, वो 4 साल का था, 2004 में आया था। तो वो ना उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, बहुत ही पतला था। तो मैंने उसको ये कराया, सोनोग्राफी करा के चेक किया, तो उसके पेट में 108 कृमि थे। मतलब 108 ऐसे समझ नहीं आता, कृमि कोष्ठ तो था। ये 108 कृमि कैसे पता चले? कि मैंने उसको क्या किया कि मैंने जो ये है निदान परिवर्जन, आश्यापकर्षण और विरेचन, जो ये है जो क्रम है, उस तरह से चिकित्सा दिया था मैंने। मतलब हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया है कि जो बच्चों के पेट में कृमि हो जाते हैं तो उनको ना मैक्सिमम 5 से 7 दिन तक गुड़ खाने को देना चाहिए। वो दिन रात गुड़ खाए, गुड़ खाए। तो जो कृमि होते हैं ना, जो पेट में अटके हुए रहते हैं, जो खून चूस रहे होते हैं इंटेस्टाइन में, वह और सभी इस दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सबको मधुर रस प्रिय है। मतलब वाग्भट ने भी बताया कि मीठा रस सभी को प्रिय है, चींटी से लेके हाथी तक, और शेर से लेके सभी को मीठा चीज बहुत पसंद होता है। सांप को भी मीठा चीज पसंद होता है। तो जो कृमि होते हैं ना, वो गुड़ की तरफ आकर्षित होते हैं। जहां जहां मीठा हम लोग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो वह इंटेस्टाइन की वॉल को छोड़ के और फिर कृमि गुड़ को लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी पार्टी हो रही है, गुड़ की पार्टी हो रही है, तो वो आ जाते हैं। फिर उस समय कृमि कुछ ठार रस अगर दिया जाए तो ना ऐसे वो ना मर मर के या जिंदा जिंदा भी ना निकलने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 दिन गुड़ खिलाते हैं, घृतपान भी कराते हैं जितना बच्चा पी सकता है, और कृमि कुठार रस भी देते हैं 5 दिन तक। और उसके बाद में हम विरेचन की गोली दे देते हैं। तो वो विरेचन की गोली देते हैं ना, तो विरेचन होता है, विरेचन होते होते ना कृमि ऐसे जिंदा या मरे हुए इस तरह से गिरने लगते हैं। तो वो जो बच्चा का मैं केस बता रहा हूँ ना, उसमें 108 कृमि ऐसे दिखे थे, बहुत सारे जिंदा जिंदा भी कृमि गिर रहे थे। और इंडियन टॉयलेट में हम लोगों ने ऐसे, मैंने उनकी मम्मी को कहा था कि आप काउंट करिएगा। तो और ऐसा बोला था कि जिस दिन वो उसको लूज मोशन होगा तो ऐसा करिएगा कि बच्चा ऊपर ही, मतलब ये मोशन करे, ताकि हमें कृमि गिनना है। तो बड़े बड़े भी कृमि आ रहे थे, छोटे छोटे भी आ रहे थे, जिंदा जिंदा भी आ रहे थे, और चल रहे थे। और उनके बहुत सारे ऐसे पैर थे, सफेद सफेद टेपवर्म थे, और हुक वर्म भी थे, सब आ रहे थे उसके पेट में। तो उसके बाद जब वो कृमि निकल गया, तो मैंने ये बोला था कि 3 महीना तक दूध और गुड़ और चॉकलेट, मीठा चीज बिल्कुल भी नहीं देना है। उन्होंने ऐसा फॉलो किया, और फिर उसके बाद में उस बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होने लगी, और फिर वो बहुत अच्छा हो गया। फिर 3-4 साल तक जब तक वो मेरे पास आ रहे थे, तो बोल रहे थे कि पेट में एक भी कीड़े नहीं है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो यह कृमि जो रहता है ना, यह प्रैक्टिकली क्लिनिकली आप लोग को देखना चाहिए। और कृमि कुठार रस सच में काम करता है, अगर अच्छा क्वालिटी का मिल जाए आप लोग को, उसका यूज करना चाहिए। तो इसीलिए ना क्या करना है कि हमें कृमि कुठार रस जो है ये आमाशय में ही पच जाता है। कुछ कुछ दवाइयाँ जो रहती है वो डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन ये कृमि कुठार रस आमाशय में ही पच के कृमि हरण का कार्य करता है। तो आमाशय से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम और जेजुनम, और ये जो रहता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोग को लार्ज इंटेस्टाइन का पता है, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमेंट कोलोन, रेक्टम, जो भी जहाँ भी कृमि है वह सब मार के ये निकाल देता है। उसके वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो रहता है ना, वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, कृमि मुक्त हो जाता है। और क्या होता है कि पुरुषज कृमि जो रहते हैं, अगर पुरुषज कृमि रहे शरीर में, तो पुरुष में ही उनकी उत्पत्ति होती है, मतलब पक्वाशय में ही उत्पत्ति होती है। उसके वजह से ज्वर आता है, फिर उनको जी मिचलाते हैं बार बार नाक से, और पूरा बॉडी में ना खुजली आती है बच्चों को। यह टिपिकल सिम्टम है कि खुजली बहुत ज्यादा आती है, बुखार आता है, जी मिचलाता है, और पूरा बॉडी में ना रैशेस आते हैं, अर्टिकेरिया जैसे रैशेस आते हैं। तो दर्द आता है। कल क्लिनिकल मीटिंग में एक मैम आई थी, डॉक्टर कुसुम जी आई थी छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने बताया था कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को उन्होंने कृमि कुठार रस दिया था, मतलब कृमि की चिकित्सा की थी और भी दवाइयों के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ था। उन्होंने ये ऐसा डायग्नोज किया था कि कृमि के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बहुत सारे अपस्मार के पेशेंट आते हैं, छोटे बच्चों को जिनको फिट्स आ रहे हैं, अपस्मार के वेग आ रहे हैं, उसमें कृमि कुठार रस देने से ना अपस्मार का, मतलब कृमि जब निकल जाते हैं तो अपने आप संज्ञावा स्रोत शुद्ध हो जाता है, और अपस्मार के वेग कम हो जाते हैं, और पूरा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ना पूरा बॉडी में रैशेज आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा ना पिगमेंटेशन होने लगता है। ये सारे पुरुषज कृमि के वजह से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कृमि जब बढ़ जाते हैं तो हृदय रोग में जाते हैं। आप लोग को पता है कि
5 टाइप का हृदय बताया है आयुर्वेद संहिताओं में, चरक संहिता में, जैसे वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और कृमिज हृदय रोग बताए। कृमि से उत्पन्न होने वाला, तो उसमें ना कैंची से काटने की तरह पेन होने लगता है, तो क्योंकि कृमि जो रहते हैं ना वो पूरा खा जाते हैं, वो पूरा हृदय के बहुत सारे ये कोरोनरी आर्टरीज को खा जाते हैं, कार्डियक मसल को खा जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पुराना जो जख्म होता है, वो क्योंकि खाने लगते हैं बहुत ज्यादा हृदय के भाग को, तो पुराना व्रण उत्पन्न होता है, तो उनको ब्लड आता है, ब्लड आते हैं तो और बारीक बारीक और कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से पेट दुखने लगता है। जब कृमि हृदय रोग रहता है तो फिर अम्ल पित्त जैसे खट्टा डकार आता है, बार बार उल्टी आता है, अन्न का पचन अच्छे से नहीं होता है, रोगी जो रहते हैं बहुत वीक हुआ रहता है, क्योंकि रस धातु वो पूरा ना रस को और रक्त को पीने लगते हैं। ऐसे विकारों में हम लोग क्या करते हैं, जब हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है तो कामदुधा रस, सुशेखर रस ऐसी दवाइयां देते हैं। लेकिन कृमियों को नष्ट करने के लिए कृमि कुठार रस देना बहुत जरूरी होता है। इससे ना कृमि कुठार मतलब कृमि तुरंत ही मर के निकल जाते हैं। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि मध्यम कोष्ठ जब रहता है, आप लोगों को पता है कि क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ 3 तरह का कोष्ठ होता है। तो मध्यम कोष्ठ के जो पेशेंट रहते हैं उनको ना बहुत ज्यादा क्षय के लक्षण आ जाते हैं कृमि की वजह से, मतलब वेट लॉस सडन होने लगता है, उनका वेट बढ़ता ही नहीं है, कितना भी खाते हैं तो उनका पेट हर समय ना भरा भरा रहता है, अग्निमांद्य रहता है, हुरलास होता है और शिरोगौरव होता है। ये सारे कंडीशन में अगर कृमि कुठार रस को दिया जाए तो मध्यम कोष्ठी रोगी को बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी छोटे बच्चे जो रहते हैं ना उनको फिट्स आने लगते हैं और झटके आने लगते हैं, आक्षेपक आने लगता है, उनको सर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। कभी कभी जो आंत्रपुच्छ जो रहता है, सीकम एरिया जो रहता है या अपेंडिक्स का एरिया है, वहां पे पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पांडुता आने लगती है। ये सब के कारण जो रहते हैं ना वो कृमि होते हैं। आप लोग सोनोग्राफी करा के चेक कर सकते हैं, कृमि रहते हैं। अग्निमांद्य वगैरह है, वेट लॉस हो रहा है, चेहरे पे ना सफेद ऐसे दाग आ जाता है, कृमि की वजह से आता है। हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं कि यह विटिलिगो है, लेकिन कृमि का हेतु रहते हैं उसमें। या बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, जब ये मृत भक्षण जन्य पांडु होता है, उसमें कैल्शियम की कमी होती है, तो पेट में मिट्टी खाने से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कृमि हो जाते हैं। तो ये सब में अगर हम मृत भक्षण जन्य पांडु रोग की चिकित्सा करें तो घृतपान करा के और फिर ये कृमि कुठार रस या अगर दिया दिया जाएगी, या कृमिघ्न गण का जो काढ़ा है उसमें मिट्टी मिक्स करके और फिर वो बच्चों को बोले कि आप ये खाओ, तो उससे ना कृमि तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन मिट्टी निकालने के लिए हमें वहां पे तीक्ष्ण विरेचन देना पड़ता है, जैसे मिश्रक स्नेह दे दिया और घृतपान करा के हम लोग ने कुटकी का काढ़ा दे दिया, या अगर बच्चे नहीं पी रहे हैं तो हम लोग उनको विडंगा रिश दे सकते हैं, या कृमि कुठार रस दे सकते हैं, या कृमिघ्नगण का काढ़ा, या कृमिघ्नगण के सिद्ध किया हुआ तेल, करंज तेल या विडंगादि तेल, इन सब का अगर हमने बस्ती दिया, बस्ती देने से तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं भी अपने प्रैक्टिस में देता हूँ, जो लोगों को कृमि होते हैं, और जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को ही कृमि हो, बड़े लोगों को भी कृमि हो सकते हैं। तो कृमि के सिम्टम देखने पे हम लोग ना मात्रा बस्ती देते हैं कृमिघ्नगण का एक तेल का। तो कृमि जो रहते हैं, जब ये बस्ती का प्रत्यागम होता है, तो जब बस्ती आता है ना तेल, तो उसमें बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े कृमि मर मर के निकले हुए रहते हैं। तो कृमि कुठार रस इंटरनल दवाई के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें कृमि कुठार में कपूर है और ये पलाश का बीज है। यह होने से क्या होता है कि कफ स्राव भी अच्छे से होने लगता है। तो जो बच्चों को ना खांसी वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर हमने खांसी की प्रॉब्लम में कृमि कुठार रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये हृदय के लिए भी बल देता है, तो इसका एडिशनल ये फायदा होता है कि काश श्वास प्रतिशय में भी फायदा करता है, क्योंकि इसमें कपूर है और पलाश का बीज का चूर्ण है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, हृदय के लिए भी बलकारी होता है। कृमि कुठार रस में कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा प्रमाण में अगर दिया, कभी किसी ने 5-5 गोलियां दे दिया कि जल्दी मर जाए, तो इससे ना पसीना बहुत ज्यादा आता है और डिहाइड्रेशन होने की कंडीशन रहती है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखेगा। और क्या होता है कि अगर कृमि कुठार रस ज्यादा दे दिया तो हाथों पैरों में टिंगलिंग नमनेस होता है, मतलब चीटियां काट रही है इस तरह से होगा, और नमनेस भी आ जाती है। और दूसरा है कि कभी भी ज्यादा प्रमाण में इसको नहीं देना है, 1 से 2 गुंजा ही बताया उतना ही मात्रा में दीजिए, ज्यादा मत दीजिए कि ज्यादा कृमि पड़ेंगे तो उससे साइड इफेक्ट हो जाता है। इसमें कपूर जो है वह जंतु का नाश करने वाला है। अगर जंतु जो रहते हैं, वर्म्स जो रहते हैं, उनका गुच्छा गुच्छा बना है, तो कपूर का सेवन करते ही जो कपूर है उससे वह मर जाते हैं। फिर जो पलाश का जो बीज है वो क्या होता है, वामक होता है,
और यह जो जितने भी छोटे 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 जंतु रहते हैं उसको नष्ट करता है। तो यह वामक होके भी हमने कम मात्रा में डाला है तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, वह कृमियों को मार के निकाल देता है। फिर वायुविडंग जो है वह भी कैसा रहता है कि कृमिनाशक रहता है। इंद्रियव रहता है, वो यकृत का उत्तेजना करता है, पित्त का विरेचन करता है, और सारक रहता है, पूरा बॉडी का जो भी दोष है दुष्टि है वह सबको ठीक कर देता है। त्रयमणा है वो भी सारक है, मतलब पेट अच्छे से साफ करता है। नागकेशर जो है ना, वह क्या करता है कि पलाश के बीज का जो साइड इफेक्ट है, वामक गुण जो है पलाश बीज का, उसका यह वामकता जो रहती है वह कम करता है, इसलिए नागकेशर डाला है कि उसको बैलेंस करे। यह आप लोग को ना कंटेंट्स के हिसाब से अगर आप लोगों ने पढ़ा पूरा तो बहुत अच्छा फायदा होगा आप लोग को। फिर भृंगराज जो है वो वात शामक है, और पक्वाशय से जितने भी दोष है उनको वो शमन कर देता है। और कृमि कुठार रस में जितने भी कृमिक ने दवाइयां हैं उसको ना ये सपोर्ट करता है कि पक्वाशय में जितने भी दोष है उसका पाचन हो जाता है, शमन हो जाता है। अब ना आयुर्वेद सार संग्रह में ऐसा बताया कि कृमि कुठार रस जो है वो नागर मोथा के साथ देना चाहिए। और क्या हो रहा है कि यह कीड़ों को नष्ट करने के लिए कृमि कुठार रस बहुत उत्तम गुणकारी द्रव्य है। और इसका अगर ज्यादा, जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, सेवन करते हैं, उनको ना पेट में कीड़े हो जाते हैं, और उसको केचुआ टाइप बोलते हैं लोकल भाषा में, वैसे कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़े जो रहते हैं लंबे होते हैं, कभी गोल होते हैं, कभी चपटाकृति होते हैं, कभी पतले होते हैं, कभी थ्रेड की तरह होते हैं। थ्रेड वर्म भी आप लोगों ने देखा होगा, उस तरह के भी होते हैं। तो आयुर्वेद में तो 20 प्रकार की जातियां बताई हैं। इनके कारण क्या क्या सिम्टम होते हैं अगर पेट में कीड़े हो जाए तो? ग्लानी होती है, मतलब थकावट बहुत ज्यादा आता है। भ्रम होता है, मतलब चक्कर बहुत ज्यादा आता है। मुंह से बार बार लार टपकता है। फिर पेट और गुदा में कैंची से काटने की तरह वेदना होती है, क्योंकि कृमि काट रहे होते हैं। तो गुदा में ऐसा पेशेंट बच्चा ना रोते रहता है कि मेरे को ना कुछ तो काट रहा है, पेट में भी काट रहे, कर्तनवत वेदना होती रहती है। उसके बाद में उसको कब्ज होता है, उदर शूल होता है, फिर आना पेट फूल जाता है, मल जो रहता है वो सूखा सूखा आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, अनिद्रा होती है, रात रात भर नींद नहीं आती है, खून की कमी हो जाती है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, ये सारे सिम्टम हो जाते हैं। तो इसको ना मैक्सिमम 21 डेज तक देना चाहिए, मिनिमम 21 डेज, या फिर आवश्यकता अनुसार ज़्यादा दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे जितने भी कृमि है ना वो सब मर के निकल जाते हैं। और इसके प्रयोग काल में पंचसकार चूर्ण जो है उसको अगर हमने 6 माशा गर्म जल के साथ मिक्स करके दिया तो ये क्या करता है कि जो भी कोष्ठ में कृमि मर चुके हैं वह सबको हमें साफ करना है, वॉश आउट करना है। तो पंचसकार चूर्ण अगर दिया जाए, पंचसकार की गोलियां भी मिल रही है मार्केट में, उसके साथ दिया जाए तो पूरा वॉश आउट हो जाता है, पूरा निकल जाता है। दूसरा है कि और क्या गुण उपयोग है कि जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो बच्चे जो रहते हैं पेल हो जाते हैं, मतलब खून की कमी की वजह से ना पेलनेस आ जाता है, या कभी कभी एनीमिक हो जाते हैं, या कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है, बच्चे ना पीले पीले दिखाई देने लगते हैं। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। पेट दर्द, सिर दर्द, पांडु रोग, ये सबको ठीक कर देता है। और पेट साफ करने वाली कंपिलक अगर दे दिया या फिर त्रिफला के साथ दे दिया तो ना अच्छे से पेट साफ हो जाता है। दूसरा है कि पेट में कृमि है, दस्त भी साफ हो रहा है, ऐसे अवस्था में अगर कृमि कट कुठार रस 7 दिन का सेवन करने से कृमि जो है वो पेट से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर वो निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जब तक लास्ट कृमि नहीं रहता तब तक वो निकलते रहते हैं। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर वो पेट साफ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो विडंगादि चूर्ण है या एरंड तेल, कैस्टर ऑयल को मिक्स करके और उसको दे के पेट साफ कर दे, और फिर कृमि कुठार रस साथ में देते रहें तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि ना लूज मोशन देने से क्या होते हैं, कृमि जो चिपके हुए हैं वो ना क्या होते हैं कि जो इंटेस्टाइनल वॉल में चिपके हैं वो लूज पड़ जाते हैं। तो जब विरेचन की दवाइयां दे रहे हैं, जैसे विडंगादि चूर्ण है, या कबीला का रस है, या फिर हम लोग ये कंपिलक का रस, या फिर हम लोग एरंड तेल दे रहे हैं, तो जो चिपका हुआ है वह विरेचन के, जब विरेचन का वेग आ रहा है तो वो पूरा वॉश आउट होकर निकल के मर जाते हैं। तो इसलिए कृमि कुठार रस को ये लैक्सेटिक दवाइयों के साथ देना चाहिए। और कृमि रोग अगर हमने ये दिया तो परमानेंट ये ठीक हो जाता है। यह तो प्रैक्टिस में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब आमाशय में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तब क्या होता है कि वह आमाशय के चारों ओर ना चक्कर लगाते हैं। तो कृमि कभी लाल रंग के होते हैं, कभी नीले रंग के होते हैं, कभी सफेद होते हैं, कभी काले रंग के होते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होने लगता है, अन्न में अरुचि बढ़ती है, खाना खाने का बच्चे को मन ही नहीं करता है, पेट में काटते रहता है और पेट दर्द होने लगता है, दांत किटकिटाता है बहुत ज्यादा, यूरिन पास करता है तो शहारता है, मतलब ऐसे कांपने लगता है बहुत ज्यादा, उसको उल्टी आती है, हिचकी आती है, और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और उपद्रव अगर होंगे तो खांसी, जुकाम, जग
ये सारे प्रतिशय, शिरशूल, ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और देह में खुजली होना, यह एक टिपिकल सिम्टम होता है। खुजली बहुत ज़्यादा आती है और खुजलाने खुजलाने के बाद ना रैशेस आने लगते हैं, ये एक टिपिकल सिम्टम हो जाती है। तो यह दवाइयाँ जो है, यह हमें ध्यान से देना चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। ज़्यादा मात्रा में देने से क्या होगा कि टिंगलिंग नमनेस होगा, चक्कर वगैरह आएगा। 1 से 2 गुंजा की मात्रा में अगर दे दिया तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अगर हमने लैक्सेटिव दवाइयों के साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने जो बताया आप लोगों को कि गुड़ खाने के लिए देना है, 5 दिन या 7 दिन तक गुड़ खाने के लिए देना है, कृमि कुठार साथ में देना है, और उसके बाद में विरेचन की दवाइयाँ देनी है। तो इससे ये मेथड हम लोग पुणे में यह अपनाते हैं, आप लोग भी करिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कृमिघ्न गण का तेल भी अगर साथ में चलाया जाए तो उससे भी फायदा होता है। 65 लोग आए हैं अभी फेसबुक लाइव पे, आप लोग का धन्यवाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि 7 से 8 का टाइम जो रहता है सब लोग के लिए कंफर्टेबल रहता है, तो ज़्यादा मैक्सिमम वॉचिंग होती है। हम लोग जब दिन में पढ़ाते हैं तो कम लोग देखते हैं। यह टाइम मैं अभी वैद्य नवीन जोशी सर से पूछता हूँ, अगर कंफर्टेबल होगा तो 7 से 8 का ही मैं लेक्चर लूंगा। रजनीश शर्मा जी नमस्ते सर, आपको प्रणाम। डॉक्टर अर्चना जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको। प्रियंका जी प्रणाम आपको। आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप कृमि कुठार रस से रिलेटेड पूछ सकते हैं मुझे, या इंटरेक्टिव सेशन जो होने वाला है 9 बजे उसमें भी आ सकते हैं। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि कौन से ग्रंथ का उपयोग श्रेष्ठ है। अभी आयुर्वेद में तो सारे ग्रंथ सब श्रेष्ठ हैं। चिकित्सा में चरक संहिता श्रेष्ठ है, निदान में माधव निदान श्रेष्ठ है, शारीर स्थान में सुश्रुत से श्रेष्ठ है। तो क्या है ना कि आप कोई भी ग्रंथ का उपयोग कर दिए, सब श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसके बाद में हरजीत सिंह जी गुड इवनिंग आपको। गायत्री जी नमस्ते आपको। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि कृमि कुठार रस और विडंग लोह में क्या फर्क होता है, दोनों का उपयोग कैसे होता है। तो कृमि कुठार रस तो कृमि में यूज कर, विडंगादि लौह जो रहता है मार्केट में मिलता है, विडंगादि लौह वो वेट लॉस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। विडंग भले वो कृमि नाशक है, ठीक है, लेकिन ना नवक गुगुल करके मार्केट में आता है विडंगादि लौह, तो वो मेदो रोगाधिकार में भैषज रत्नावली में बताया है। मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं सब आंसर दे सकता हूँ। तो विडंगादि लौह है वो मेदो रोग में दिया जाता है, वेट लॉस करता है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में सुधीर जी प्रणाम आपको। कुसुम पांडे जी प्रणाम। आज आप अपना एक्सपीरियंसेस बताइएगा 9 बजे जरूर, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। डॉक्टर निशा जोशी जी प्रणाम। जय सोमनाथ आपको भी। फिर वैद्य पूर्वेश जी नमस्ते आपको भी। सुभाष जी पूछ रहे हैं कि चर्म रोग कंडू में भी कृमि की संप्राप्ति हो सकती है। हाँ हो सकती है ना, होती ही है। बहुत ज्यादा कंडीशन में चर्म रोग में ना कृमि रहते हैं, तो हम लोग ना कृमिघ्न गण बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर में कृमिघ्न दवाइयाँ देते ही हैं हम लोग। मतलब ऑलमोस्ट 90% पेशेंट में तो हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया है कि कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, कृमिघ्न गण का काढ़ा या कृमिघ्न तेल से सिद्ध किया हुआ बस्ती वो देना ही चाहिए। चर्म रोगों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। अपस्मार अगर है, उन्माद है, उसमें भी कृमि रोग का कृमि ने काढ़ा दिया तो बहुत फायदा होता है। डायग्नोसिस करते आना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ये थेरोटिकल बता रहा हूँ। मैं जब पेशेंट कभी दिखवाऊंगा ना आप लोगों को, ओपीडी लेवल में जब आते हैं तब आप लोग को और अच्छे से सीखने को मिलेगा। उसके लिए प्रैक्टिकल दिखाने से बहुत अच्छा लगता है। जितेंद्र मिश्रा जी प्रणाम आपको। शीतल जी पूछ रही हैं कि कृमि चिकित्सा कितने दिन देना चाहिए। कृमि कुठार रस मिनिमम 21 डेज देना चाहिए और मैक्सिमम 3 महीने देना है। अगर आयुर्वेद सार संग्रह का आप यूज कर रही हैं तो 42 डेज दे के फिर ब्रेक करिए, फिर 42 डेज दीजिए, फिर ब्रेक करिए। अगर आप लोग दूसरे ग्रंथों का जो योग से जो कृमि कुठार रस आ रहा है वो कंटिन्यू दे सकते हैं, और कभी कभी 1 साल तक कृमि की चिकित्सा देनी पड़ती है। अगर वो बार बार संप्राप्ति है तो हेतु सेवन अगर हो रहा है, चॉकलेट और दूध नहीं छोड़ पा रहे, तो 1 1 साल तक हेतु सेवन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हेतु सेवन नहीं करेगा, बच्चों को जितना मना करे ना कि दूध मत पियो, चॉकलेट मत लो, मिल्क शेक मत लो, मीठा चीज मत खाओ, उतना वो रो रो के और लेते हैं। तो अभी हमको उनको भी इतना दुखी नहीं कर देना है कि वो लोग डिप्रेशन में जाए। हम लोग को उनको भी संभालना है, तो कृमि चिकित्सा ज्यादा दिन तक देना पड़ता है। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि कितने दिन तक। मिनिमम 21 डेज तक, मैक्सिमम 3 महीने तक देना चाहिए। हिमांशु गुप्ता जी प्रणाम आपको भी। संध्या जी पूछ रही हैं कि विच कंपनी। सारे सारे कंपनी जितनी भी है सब अच्छा बनाती हैं। मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा ये मैं सोचता ही नहीं हूँ, सारे कंपनियां अच्छा बनाती हैं। डॉक्टर प्रियंका जी पूछ रही हैं
कितने छोटे बच्चों को तक ये दे सकते हो? छोटे बच्चों के लिए इसकी डोज क्या होगी? छोटे बच्चों के लिए एक गोली जो रहता है उसको पीस के आप चटा दीजिए। एक दिन का भी बच्चा है ना, उसको भी आप दे सकते हैं। बड़ा बच्चा है उसको भी दे सकते हैं। कृमि कुठार रस सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहता है। और बच्चों के लिए तो है ही यूजफुल, बड़े लोग भी आते हैं, कृमि का हिस्ट्री रहता है, आंख में बार बार स्वेलिंग आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं ना, लेंस लगा के देखते हैं तो कृमि रहते हैं, तो उनको ना हमें वो जो एक क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं याद आ रहा, जैसे वो ये बनाते हैं, आईब्रो बनाते हैं, प्लकिंग मशीन क्या तो बोलते हैं, तो उससे ना हम कृमि निकालते हैं उसको पूरा तरह से करके। या हमारे सर जी ने कृमि की चिकित्सा के लिए बताया कि सुई लेना है और मोमबत्ती में गर्म करना है, और ना अगर कृमि लेंस से दिखाई दे रहे हैं तो उससे सुई से ऐसे टच करना है, तो कृमि ना उससे चिपक जाते हैं और फिर कृमि को निकालना है। ऐसे करने से ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारे सर जी ने हमें सिखाया है। आप लोग को मैं कभी दिखाऊंगा कि कृमि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। वरुण कुमार जी बोल रहे हैं प्रणाम, आपको भी प्रणाम। नीलम जी प्रणाम आपको। दीपाली जी प्रणाम, नमस्कार। वरुण कुमार जी प्रणाम आपको भी। क्या है, आप लोग ना बहुत ऐसे वैद्य बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। डॉक्टर आशा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सतविंदर शर्मा जी प्रणाम आपको। आपने अपना सरनेम में भारतीय लगाया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा बहुत कम लोग लगाते हैं जो अपने सरनेम में भारतीय लगाते हैं। कमलेश विश्वास जी प्रणाम आपको। अदिति त्रिपाठी जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनाक्षी जी, सॉरी बोलने में गलत हो गया। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रही हैं कृमि मुद्गर रस और कृमि कुठार रस में कैसे निर्णय करके देना है। तो कृमि कुठार रस जो रहता है ना, वह थोड़ा सौम्य है। कृमि मुद्गर रस जो रहता है वो थोड़ा उत्तेजक है। कृमि मुद्गर रस में देखिए क्या क्या है, तो उसमें ना कुचला की मात्रा ज्यादा है, तो वह ना उत्तेजना बहुत ज्यादा देता है। तो कृमि मुद्गर रस जो रहता है ना, उसकी वजह से अगर वो ज्यादा डोज में दिया जाए तो आक्षेप आने लगता है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो उत्तेजक दवाइयों को अगर हमने नाजुक प्रकृति के इंसान को दिया तो वह नुकसान भी कर देती है। और दूसरा क्या है कि कुचला की वजह से, कुचला किसी किसी को साथ में नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कृमि कुठार रस ज्यादा सेफ मेडिसिन है, उसको हम सभी लोग को दे सकते हैं। कृमि मुद्गर रस उनको नहीं देना है जो लोग नाजुक प्रकृति के हैं। बाकी तो सारा जो है, कृमि मुद्गर रस में शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अजमोदा, वायुविडंग, कुचला, चार तोला और पलाश के बीज, ये सब है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुचला से उत्तेजना बढ़ जाती है। तो कृमि जो रहते हैं ना वो मरते तो हैं, लेकिन आमाशय में शोभ हो जाता है, चक्कर वगैरह आता है, ग्लानी आता है, थकावट बहुत ज्यादा आती है, लूज मोशन बढ़ सकता है। इसलिए कृमि मुद्गर रस वो लोग को नहीं देना है जो सुकुमार प्रकृति के हैं। वो आप लोग को डिसाइड करना है कि किस पेशेंट को कृमि मुद्गर रस देना है, किसको कृमि कुठार रस देना है। उसके बाद में मीनाक्षी जी प्रणाम आपको, नमस्ते। बलविंदर सिंह जी प्रणाम आपको। कमल शर्मा जी प्रणाम आपको। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी प्रणाम, सादर प्रणाम। हिमांशु गुप्ता जी बोल रहे हैं कि विरेचक द्रव्य और कृमि कुठार रस एक साथ सेम पर देना या अलग अलग। कृमि कुठार रस जो विरेचक द्रव्य जो रहता है ना, अगर आप एरंड तेल यूज कर रहे हैं तो एरंड तेल डेली दे दीजिए, नित्य विरेचन द्रव्य है, उसमें शुंठी डाल दीजिए, नहीं तो पेट में मरोड़ आएगा गर्म पानी के साथ। अगर आप नित्य विरेचन वाली दवाइयां दे रहे हैं तो यह नित्य विरेचन के साथ कृमि कुठार रस दे सकते हैं। अगर आप इच्छा विधि जैसी स्ट्रांग दवाइयां दे रहे हैं तो पहले 5 दिन गुड़ खाने को दीजिए, घी खाने को दीजिए और कृमि कुठार रस दीजिए, और उसके बाद में विरेचन देना है। तो यह पेशेंट के, क्योंकि कुछ लोग है ना जो रोज रोज विरेचन नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग है 5 दिन के बाद अगर हमने उनका प्रोटोकॉल बना दिया तो 5 दिन के बाद वो लोग ले लेंगे। तो वह आप ना पेशेंट का कंडीशन, अवस्था और कितना देना है कितना नहीं, यह आप लोग युक्तिपूर्वक यूज करिए। डॉक्टर प्रियंका जी पूछ रही हैं 5 ईयर के बच्चों में किस मात्रा में कृमि कुठार रस देना है। तो कृमि कुठार रस जो है 1 से 2 गुंजा की मात्रा में बन के गोलियां आती ही हैं। आप कोई भी कंपनी का यूज करिए, या मेरे सर का तो बहुत अच्छा है, उसमें विडंग का बहुत ज्यादा भावना दिया है, तो वो बहुत अच्छा है। तो 1 से 2 गुंजा की जो गोलियां आती है उतना देंगे, तो 5 साल के बच्चों में एक एक गोली भी देंगे तो फायदा हो जाता है। डॉक्टर सरस चंद्रा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर आशा जी पूछ रही हैं कि एक चाइल्ड पेशेंट है 9 साल का, उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन है, 6-7 दिन पहले कृमि की हिस्ट्री है, उसमें कृमि कुठार रस का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको ना कृमि कुठार रस जो है ना, 2 मेथड से यूज कर सकते हैं। आप या तो एरंड तेल के साथ डेली दीजिए कृमि कुठार रस, एक एक गोली या दो दो गोली दीजिए। 9 साल का बच्चा है तो 2 गोली दे सकते हैं।
और एरंड तेल दीजिए, और मीठा बंद कर दीजिए, गुड़ और मिठाइयाँ, चॉकलेट, दूध, दूध एकदम पूरी तरह से बंद कर देना है। दूसरा, नहीं तो आप गुड़ खिला दीजिए 5-6 दिन तक, और उसके बाद में कृमि कुठार रस दीजिए, और 5-6 दिन के बाद फिर विरेचन कराइए, तब भी फायदा होगा। और इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो करंज तेल या विडंगादी तेल या कृमिघ्न तेल को सिद्ध करिए और उसका बस्ती दे दीजिए। 7 दिन तक बस्ती देंगी ना, तो वो पूरा डिवर्मिंग हो जाएगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये 3-4 मेथड से युक्ति पूर्वक इसका यूज किया जा सकता है। कुलभूषण जी पूछ रहे हैं नमस्ते प्रणाम। शीतल जी बोल रही है थैंक यू, आपको भी थैंक यू। एडल्ट के लिए मात्रा, एडल्ट के लिए 2 तक मैक्सिमम देना चाहिए। ज़्यादा देने से क्या होता है कि इन्होंने खुद ही ग्रंथकारों ने मना किया है कि ज़्यादा मात्रा में मत दीजिए, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। 2 गोली सफिशियंट है, 1 या 2 गोली बस। कृमि कुठार रस का बेस्ट अनुपान है करंज का काढ़ा या कृमिघ्न का काढ़ा। कृमिघ्न में 10 द्रव्य हैं, उसमें से एक द्रव्य कोई भी उठाइए, ले लीजिए और दे दीजिए। कृमि कुठार रस गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं, या कृमिघ्न के काढ़ा के साथ दे सकते हैं। फिर उसके या विडंगारिष्ट के साथ देंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। विडंगारिष्ट सांडू कंपनी बनाती है, बैद्यनाथ बनाती है, दूध पापेश्वर बनाती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसके साथ यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वरुण कुमार जी का मैंने आंसर दे दिया। डॉक्टर अजय कुमार जी बोल रहे हैं कि नमस्कार, आपको भी नमस्कार। रूपाली जी पूछ रहे हैं कि कृमि कुठार रस डेंटल कैविटीज यूजफुल है क्या? नहीं, डेंटल कैविटीज का जो कृमि रहता है वो बहुत सूक्ष्म रहता है। तो डेंटल कृमिज को करने के लिए आपको डेंटल कैविटीज जो रहती है उसके लिए जो कृमिघ्न तेल है उसका ना गंडूश या कवल धारण करना पड़ेगा डेंटल कैविटीज में, और तब कृमि कुठार रस देना पड़ेगा। या पीतक चूर्ण और कालक चूर्ण जो चरक संहिता में है, उसके साथ यूज करना है। उसमें ना मंजन भी करना है तो कृमिघ्न गण के काढ़ा से करना है, सॉरी कृमिघ्न गण के मंजन से करना है। और कृमिघ्न द्रव्यों का अगर दातुन मिले उससे करना है। अगर वो सब किया जाए ना तो डेंटल कैविटीज में कृमि मर सकते हैं, लेकिन कैविटीज भरने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर कुलभूषण जी पूछ रहे हैं कि इंटरेक्टिव सेशन कैसे ज्वाइन करें। उसके लिए ना गूगल फॉर्म दिया जा रहा है और एक ऐप में उसको ज्वाइन किया जा रहा है। वह मेरे से ज़्यादा अच्छा वैद्य नवीन जोशी सर बता सकते हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मैं भी आज उनसे पूछ के आप लोगों से सीख के मैं भी ज्वाइन करूंगा। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रही है थैंक यू, आपको भी थैंक यू। दीप्ति जी पूछ रहे हैं जैसे गवर्नमेंट डिवॉर्म करवाती है एवरी ईयर विदाउट सिम्टम, क्या हम कृमि कुठार रस दे सकते हैं बच्चों में? कृमि कुठार रस हर साल देना ही चाहिए, हर 3-3 महीने में देना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसा आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम लोग जब जाते थे तो हमारे आजी बाई जो रहती थी, मतलब मराठी में दादी को आजी बोलते हैं, तो हम लोग जब भी दादी या नानी के घर जाते थे तो आजी बाई का बटुआ, मतलब एक ना कुछ ना मेडिसिन का, आयुर्वेदिक दवाइयों का उनका एक ये थैली रहता था। तो उसमें ना वो लोग क्या करते थे कि एरंड तेल और कृमि कुठार रस रखते थे कि नानी के घर जब गर्मियों की छुट्टी में बच्चे आ रहे हैं एग्जाम के बाद, तो वो लोग ना रोज एरंड तेल पिलाती थी दादी लोग 5 दिन तक, और कृमि कुठार रस देती थी। हर साल ये होता था, जिससे साल भर का प्रॉब्लम सॉल्व, पेट साफ हो जाएगा, डिवर्मिंग हो जाएगा। तो ये परंपरा पहले के जमाने में थी। आप लोग भी अगर ये हर साल करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ये सेफेस्ट मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कृमि मुद्गर रस में कुचला रहती है तो वह सुकुमार लोगों को नहीं देना चाहिए। उससे सबको प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर प्रज्ञा जी थैंक्स, आपको भी। डॉक्टर प्रवेश जी पूछ रहे हैं कि इंटरेक्टिव सेशन कैसे ज्वाइन करें। इंटरेक्टिव सेशन फेसबुक पे लाइव होता है और वो कुछ ऐप से ज्वाइन करते हैं। उसमें 500 रुपये आप लोग को ये देना है, मतलब आयुष दर्पण फाउंडेशन को डोनेट करना है उसका, क्योंकि हमको जूम का खर्चा आता है। जो भी इंटरेक्टिव सेशन होता है इसमें अनलिमिटेड प्लान लेना पड़ता है, वाईफाई वगैरह, तो उसका खर्चा आता है। तो उसके लिए ना आपको 500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि आपको ना वो जो डाउनलोड आप मुझे ना व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर जिसको नहीं मिल रहा है मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। कुलभूषण जी पूछ रहे हैं कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, लाइक अमीबियासिस। अमीबियासिस जैसे अगर कंडीशन है तो अतिसार जैसा कंडीशन होता है तो उसमें कुटजारिस्ट, उसमें भी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन इंद्रिय होना चाहिए, इंद्रिय या कुटज होना चाहिए। तो कुटज से ना एमीबियासिस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कृमि मुद्गर रस को कुटजारिस्ट के साथ अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर माधुरी यादव जी पूछ रहे हैं कि कृमि कुठार रस कैन बी गिवन बिफोर और आफ्टर
फूड। अगर ना कृमि है वो पक्वाशय में है तो बिफोर मील देना चाहिए, जो अपान वायु पे काम करे। अगर कृमिज हृदरोग वगैरह है तो व्यानोदान मतलब आफ्टर मील्स देना चाहिए, तब ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर श्वेता जी पूछ रही हैं कि एरंड तेल नित्य विरेचन से पित्त बढ़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। एरंड तेल ऐसा तिल तेल ऐसा थोड़ी ना है, वो तो पित्त को कम कर देता है ना डॉक्टर श्वेता जी, वो तो पित्त का सारक है, पित्त निकाल देता है वो। और बस एरंड तेल में शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ जरूर दीजिए। और किसी किसी को ना नौशिया फील होता है तेल का स्मेल से, तो उनको क्या करना है कि कुछ सुगंधित द्रव्य डाल दीजिए, जैसे इलायची वगैरह डाल दीजिए, तो वह पिया जाता है। और या एरंड तेल का कैप्सूल भी मिल रहा है आजकल मार्केट में, तो उससे ना नित्य विरेचन दे देंगे ना तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, उल्टा पित्त कम हो जाता है। अगर आपके एरंड तेल से पित्त बढ़ रहा है तो वो इम्प्योर है, आप उसको देखिए कि वो उन्होंने किस तरह का दिया है आपको, लेकिन ज्यादातर ये नहीं होता है। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं थैंक्स फॉर योर सजेशन। तो आपको भी थैंक्स, आपने क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा कि मुझे बोलने का मौका मिला। वरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि बच्चों में क्रीमों की वजह से एनल लीचिंग में क्या देंगे? एनल लीचिंग तो बताया है कि गुदकंडू ये सब होता ही है। तो क्रीमिग्न तेल होता है जैसे करंज तेल या नीम तेल, नीम के बीज का या नीम के छाल का जो तेल होता है मार्केट में मिलता है, उसको उसको वहां लगा देना है। या फिर एनल लीचिंग होता है तो सरसों का तेल भी है ना, सरसों का तेल वहां लगा दीजिए। या आप कॉटन में ऐसे स्वैप को डिप करिए सरसों के तेल में और वहां पे रख दीजिए पिच्चू की तरह, तो उससे ना इचिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है। या करंज तेल है, नीम तेल है, विडंग तेल है, उससे फायदा होता है। या पलाश सिद्ध तेल है, उससे भी फायदा होता है। डॉक्टर रेणुका जी पूछ रही हैं कि मृद भक्षण जन्य पांडु में कृमि चिकित्सा उपक्रम कैसे करें? मृद भक्षण जन्य पांडु में उसमें ना कृमि का इतिहास होता ही है। आप देखेंगे ना चरक संहिता में उसमें बताया है कि मृद भक्षण जन्य पांडु में कृमि होते ही हैं परतंत्र व्याधि के रूप में। तो मृद भक्षण जन्य में आप मैंने बहुत सारा विधि बताया कि आप कृमि कुठार रस 5 दिन 6 दिन दे दीजिए और घृत पान दे दीजिए और गुड़ खाने को दे दीजिए, तो कृमि जो है ना वो इंटेस्टाइन को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। मतलब वो गुड़ की तरफ आकर्षित होंगे पेटी में अंदर ही अंदर। आशापकर्षण करना है, निदान परिवर्जन आशापकर्षण और विरेचन शोधन, इस तरह का चिकित्सा है। और मृद भक्षण जन्य है ना तो घृतपान कराने के बाद कटुकादि घृत या तीक्ष्ण विरेचन इच्छा विधि रस अश्वगंजुकी नाराज रस ऐसे दवाइयां देने से, या मिश्रक स्नेह या त्रिवित लेहम, बच्चे त्रिवित लेहम आराम से ले सकते हैं, या अभ्याधि मोदक ऐसे द्रव्यों से तीक्ष्ण विरेचन देना है। तीक्ष्ण विरेचन देने से पूरा जो स्त्रोतोरोध है वो ठीक हो जाता है। और फिर कृमि चिकित्सा जो है वो 3-4 महीने कंटिन्यू करनी है। अगर तब भी बच्चे मिट्टी खाने के हैबिट से नहीं दूर हो रहे हैं तो उनको जो मिट्टी खाते हैं ना, मार्केट में मिलता है मिट्टी, मतलब दुकान बनिया के दुकान पे मिलता है, किराना की दुकान पे, तो वो मिट्टी लेके आइए और उसमें कृमि गण के काढ़ा देके भावना दे दीजिए, और वह मिट्टी बोलिए कि मैं रोज देंगे और वह खाने को दीजिए। यहाँ पर हमें कृमि को मारने के लिए मिट्टी खाने को देना है। उसके बाद में फिर मृत भक्षण जन्य पांडु की चिकित्सा करना है, वो भी स्नेहन करके, और फिर विरेचन कराना है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और क्या है कि अगर बच्चों को डायरेक्ट मना करेंगे ना कि मिट्टी मत खाओ, तो बच्चे और तकलीफ देते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। इसलिए उनको मिट्टी खाने को देना है, भुनी हुई मिट्टी मिलती है, उसमें कृमिघ्न का काढ़े का भावना देके फिर खाने के लिए दीजिए। और थोड़ा मीठा बना के मतलब चॉकलेट ये सब बना के, या फिर आप ना ये दे दीजिए, शहद के साथ दे दीजिए। चॉकलेट से ज्यादा शहद अच्छा रहेगा, उसके साथ मिट्टी खाने को दीजिए। धीरे धीरे उनको ना आदत छुड़वाना है, तो फिर ठीक हो जाता है। युक्ति यूज करना है तो फिर सब चीज पॉसिबल है। डॉक्टर श्वेता जी थैंक यू आपको भी। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि गुड़ के साथ कृमि कुठार रस देने का प्रयोजन क्या है? आशा जी, गुड़ देने का प्रयोजन यह है कि मीठा जो चीज होता है वो कृमियों को बहुत पसंद होता है, और जो गुड़ होता है वो सारक भी होता है। और कृमि जो इंटेस्टाइन में चिपके हुए हैं, खून पी रहे हैं, वह चीज को छोड़ दे, उनको टेस्टी चीज खाने के लिए दे रहे हैं, मीठा चीज उनको पसंद होता है कृमियों को, वह कर देंगे ना तो वो ये छोड़ के गुड़ खाने के लिए आ जाएंगे। गुड़ खाने के लिए आएंगे तो कृमि कुठार रस मार देगा उनको, मार देगा। फिर विरेचन की द्रव्यों से उसको निकाल देना है। तो इंटेस्टाइन के वॉल में जो चिपके हुए हैं, खून पी रहे हैं कंटिन्यू और काट रहे हैं, तो वहां से उनका ध्यान आकर्षित करके यहाँ लाने के लिए गुड़ का प्रयोजन होता है। सुधीर जी बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों को कितने उम्र से दे सकते हैं? अभी छोटे बच्चों का शिरद शिरप काल होता है, शिरन्नाथ काल होता है, अन्नाथ काल होता है।
एक दिन के बच्चे को भी हम कृमि कुठार रस दे सकते हैं, लेकिन हमें मिलना तो चाहिए कि माता का जो स्तन है वो खराब आ रहा है और पेट में कीड़े जमा हो रहे हैं, बच्चा रोते रहता है, पेट की तरफ इशारा करके काश्यप संहिता में बताया है वेदना अध्याय में कि बच्चे पेट की तरफ पेट दर्द हो रहा है, तो वो बता रहे होते हैं। अगर कंफर्म हो रहा है कि पेट दर्द कृमि की वजह से हो रहा है सोनोग्राफी में, तो एक दिन के बच्चे को भी कृमि कुठार रस दे सकते हैं, कृमि मुद्गर रस नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसको साइड इफेक्ट हो सकता है। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि कैन वी यूज विडंग द्रव्य इन माधुतैलिक बस्ती। हाँ, आप दे सकते हैं, माधुतैलिक बस्ती का भी फायदा होगा, और कृमि है तो कृमि भी नष्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर पूर्वेश जी पूछ रहे हैं कि ब्लैक सॉल्ट के साथ में यूज करते हूँ, सही है क्या? ब्लैक सॉल्ट के साथ यूज करिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सॉल्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। हिमांशु गुप्ता जी पूछ रहे हैं एरंड तेल और गंधर्व हस्त्यादि एरंड तेल में कैसे कंपेयर करें। मैं इसके कंटेंट्स वगैरह जो है ना, एरंड तेल और गंधर्व हस्त्यादि तेल, या सहस्त्र युगम नाम का जो बुक है उसमें बताया है। मैं एरंड तेल का विरेचन द्रव्यों पे फरवरी में, ये इसी महीने में मैं कुछ लेक्चर अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग रुक जाइए, मैं सब बताऊंगा। डॉक्टर अजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि बच्चों को 3 3 महीने में कितने दिन तक देना चाहिए, 3 3 माह में कितने दिन तक देना चाहिए? जब तक कृमि है तब तक दे दीजिए। अगर आपका कृमि कुठारस अच्छा क्वालिटी का है, 3 महीने में वो कृमि मुक्त हो जाएगा। उसके बाद में साल में 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन तक दे दीजिए, हर साल दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। या तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये युक्त पेशेंट का कंडीशन कितना है, कितने कीड़े मरे हैं और कितना साफ हो, डिवॉर्मिंग कितना हो, उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, फिक्स टाइम तो हमको पेशेंट को ठीक करना है उतना तक रहता है। आज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डॉक्टर तनिका जी पूछ रही हैं, एक मिनट रुके, कि कृमि कुठार रस में गंधक होता है तो सल्फर ड्रग एलर्जी में क्या नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं होता है, हम सल्फर ड्रग की एलर्जी, हमारे जो आयुर्वेद से शोधन किया हुआ गंधक रहता है उससे कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों, आप लोगों को पता है कि गंधक जो रहता है गोघृत में शोधन करके फिर जो शुद्ध किया रहता है गोघृत में, तो सल्फर ड्रग्स, एलोपैथी के सल्फर ड्रग से एलर्जी होता है, आयुर्वेद के गंधक से कभी एलर्जी नहीं होता। हम लोग का गंधक जो रहता है वो आयुर्वेदिक दवाइयों से बनाया हुआ रहता है, मतलब शोधित रहता है, शुद्ध गंधक रहता है, तो उसमें कभी भी सल्फर ड्रग की एलर्जी को कभी भी कुछ दुष्परिणाम नहीं होता है। संदीप कुमार जी बोल रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर किस नंबर पर कर सकते हैं? मैं आपको देता हूँ अभी नंबर नीचे, उसमें कर सकते हैं। अपूर्वा जी प्रणाम आपको, रेणुका जी थैंक यू आपको भी, डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी जी प्रणाम आपको, डॉक्टर रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं, रजनीश शर्मा जी बोल रहे हैं कि दंत शूल का पेशेंट है, कृमि की चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन दंत शूल में जो ये रहता है लवंग का तेल वो बहुत अच्छा रहता है, नीलगिरी का तेल अच्छा रहता है, कवल धारण करना है, गंडूश करना है तिल तेल का या कृमिग्न तेल का। लेकिन परमानेंट इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो जो रूट कैनल करते हैं और फिलिंग करते हैं वह तो करना ही पड़ेगा। कृमिग्न जितने भी द्रव्य हैं उनसे अगर दातुन किया जाए या उसका मंजन बना के प्रयोग किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं थैंक यू, आपको भी थैंक यू। उसके बाद में हिमांशु जी बोल रहे हैं कि पित्त संप्राप्ति में कैस्टर ऑयल श्वेत पाइनएप्पल जूस के साथ दे सकते हैं। जी, ये आपका अनुभव बहुत अच्छा है, मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करूंगा, मतलब अनुपान बदल के स्वीट पाइनएप्पल जूस के साथ मैं भी देखे देखूंगा। मैंने सुना तो है लेकिन यूज नहीं किया है, मैं भी करूंगा। डॉक्टर रजनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने त्रिफला गूगल चंद्रप्रभा वटी दी है, और क्या दे सकते हैं दंतशूल में? दंतशूल में तो चंद्रप्रभा वटी सच में काम करती है, मैंने बताया भी था कि दंतशूल में अच्छा काम करता है। त्रिफला गूगल के साथ में आप ये दे सकते हैं, दंतशूल अगर हो रहा है ना तो ये महायोगराज गूगल अच्छा काम करेगा, त्रयोदशांग गूगल अच्छा काम करेगा, लाक्षादि गूगल अच्छा काम करेगा, गूगल कल्पना अगर देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ महावाद विध्वंसक रस भी अच्छा काम करेगा। सुप्रिया पाटिल जी प्रणाम आपको भी। फिर ये कैप्सूल फॉर्म में एरंड तेल किस कंपनी का मिलता है? सर मुझे ना कृष्णा सागर जी, मुझे अभी ना ये याद नहीं आ रहा है, मेरे पास है, मैं उसको देख के फिर आप लोगों को व्हाट्सअप बता कर दूंगा या फेसबुक पे बता दूंगा। एक कैप्सूल फॉर्म में आ रहा है, बहुत अच्छा है, एरंड तेल के बड़े बड़े कैप्सूल आ रहे हैं, इतने भी बड़े नहीं, वो सॉलो किया जा सकता है, और उससे ना बहुत अच्छा पेट साफ होता है। जिसको एरंड तेल ऐसे डायरेक्ट लेने में एलर्जी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको नाम बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अमीबा ऑफ साइज 3.5 3.2 इन
कोलोन में कृमि कुठार रस दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अमीबियासिस अगर है अमीबा की वजह से, तो कृमि कुठार रस को कुटजारिस्ट के साथ दीजिए। अगर अतिसार की कंडीशन है तो कुटजारिस्ट के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। आयुष दर्पण वैद्य नवीन जोशी सर बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास। थैंक यू, आपका भी, आपका आशीर्वाद देते रहिए सर। आपके आशीर्वाद से ये आयुष दर्पण बहुत अच्छा चल रहा है। सारे वैद्य लोग इतना आके इतना अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं। एक किसी ने पाइनएप्पल जूस के साथ बताया, बहुत अच्छा चीज बताया। एरंटिल को एक युक्ति उन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया। इंटरेक्टिव सेशन में आप सभी लोग 9 बजे जुड़िएगा। आप लोग ना अपने अनुभव भी शेयर करिएगा, क्योंकि ना हमारे जो गुरुजी के गुरुजी थे वो लटकर सर, वह ना पूरे भारत में सारे वैद्यों के पास जाके रहे थे एक एक महीना, और उनके पास इतना ज्ञान था। तो ऐसा बताया जाता है कि जो, और चरक संहिता में बताया है कि ज्ञान जो रहता है ना, वह वनवासी जो रहते हैं आदिवासी, उनसे भी लेना चाहिए। कुछ ना कुछ तो नया चीज मिलता है। तो इसलिए हमको बहुत खुशी होती है, आप लोग अपना नॉलेज हम लोग को बताते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में आप भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग का स्वागत है। तो 9 से 10 बजे तक हम लोग का इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोग आइएगा। अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ।